ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन यूनिट 10 है हमारी। और यूनिट 10 में आज हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। देखें आप यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडिंग में फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। सेम चैप्टर आपकी 11th क्लास में था, एक वर्ड भी चेंज नहीं है 11th और 12th क्लास में, बट एनीवे वी विल repeat it again and we'll discuss it again. So let's start. Okay, so friction is resistance to forward motion, है ना। फ्रिक्शन जो फॉरवर्ड मोशन है उसको रेसिस्ट करता है, अपोज करता है। फ्रिक्शन इज द फोर्स resisting the relative motion of solid surface, fluid layers and material elements sliding against each other. जो friction है is the force resisting the relative motion of solid surface. देखिए relative motion का मतलब होता है जब भी कोई दो सरफेस होता है कि एक सरफेस के संदर्भ में दूसरा सरफेस कितना मूवमेंट कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सरफेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है, ये जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, अब ये बॉक्स रखा हुआ है एक फ्लोर पे, है ना, अपने क्लासरूम में रखा हुआ है, ठीक है। सो अब इस बॉक्स को अगर हम पुश करते हैं तो ये जो दूसरा सरफेस है फ्लोर, विद रिफरेंस टू द फ्लोर, इस जो बॉक्स का मूवमेंट होगा इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। ओके, सो इट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स जो अपना फ्रिक्शन है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, बाधा क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन, रिपीट हो रहा है इसमें। सो फ्रिक्शन बेसिकली हुआ क्या, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट इज क्रिएटेड व्हेनेवर टू सरफेस मूव और ट्राई टू मूव अक्रॉस ईच अदर। सो बेसिकली फ्रिक्शन ये हुआ कि जब दो सरफेस मूव होने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे के अक्रॉस में मूव हो रहे हैं तो वहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होता है, उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। सो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन और अटेम्प्टेड मोशन ऑफ वन सरफेस अक्रॉस अनदर सरफेस, ठीक है। थोड़ा सा आप देखते हैं, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ फिजिकल एजुकेशन की बुक में। अब स्टेट में बोला गया है कि भाई जो फ्रिक्शन है उसके टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, जो फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्सचर। सो बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि जो सरफेस है। टेक्सचर से हमारा मतलब है कि जैसे ये एक बॉक्स है, ये इस पर रखा हुआ है, एक बार फिर से, ये एक बॉक्स है रखा हुआ है फ्लोर पे, सरफेस पे रखा हुआ, तो इस बॉक्स का और ये जो नीचे वाला जो सरफेस है, इन दोनों का टेक्सचर क्या है, इन दोनों का मतलब जितना स्मूथ इनका टेक्सचर होगा फ्रिक्शन विल बी लेस, और अगर इनका जो टेक्सचर है ये स्मूथ नहीं होगा, रफ होगा, तो फ्रिक्शन विल बी मोर। चलो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, बाद में हम बुक इस लैंग्वेज पे आएंगे। देखिए एक बॉक्स है, अब ये फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, ये कांस्टेंट अभी रखा हुआ है, स्टैटिक है, ठीक है। अब इफ यू वांट टू मूव दिस बॉक्स, हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया एक, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया हमने, बट स्टिल वी आर अनेबल टू मूव दिस बॉक्स। व्हाई? बिकॉज समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग अस। कोई ना कोई फोर्स है जो इस बॉक्स पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। मान लो एक आदमी है जो स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइड्स हैं उसकी, उस पर इनको वियर करके ही स्लाइडिंग, ही इज ऑलरेडी इन द मोमेंटम, ऑलरेडी वो मोमेंट में है, स्लाइड कर रहा है। ओके, हमने उसको पुश कर दिया, ही स्टार्टेड स्लाइडिंग। ओके, लेट अस अज्यूम ही स्लाइडिंग, बट आफ्टर सम टाइम्स दैट मूवमेंट स्टॉप्स। वो जो स्लाइड कर रहा था वो उसका बेसिकली वो स्लाइडिंग मूवमेंट बंद हो गया। सो व्हाई? बिकॉज समथिंग इज हेयर दैट इज अपोजिंग दिस मूवमेंट। कुछ ना कुछ है जो इस मूवमेंट को अपोज कर रहा है। अब एक तीसरी चीज़ देखते हैं। मान लो एक
व्हील है ना, एक पहिया है, एक चक्का है। अब इसको हमने रोल करा दिया, ठीक है, इट स्टार्टेड रोलिंग, बट आफ्टर सम टाइम इसका स्पीड कम हो गया एंड इट स्टॉप्स। सो कौन सी चीज़ है जो इसको स्टॉप्स कर रही है? ऑफ कोर्स विंड फोर्स भी इसको अपोज कर रहा है, बट विंड फोर्स कितना होगा? विंड फोर्स बहुत कम होगा। दैट मीन्स समथिंग एल्स विच इज अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ दिस व्हील, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रिक्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो बेसिकली फ्रिक्शन है जो हमारे मूवमेंट को स्टॉप करता है, हमारा स्पेशली जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसको स्टॉप करता है। और ये जो 3 डायग्राम मैंने आपको दिखाए, इनसे मालूम चल रहा है कि जो पहले टाइप्स का जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे बात हो रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है काइनेटिक फ्रिक्शन की, और यहाँ पे बात हो रही है रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। डायनेमिक बेसिकली काइनेटिक और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये दोनों ही डायनेमिक फ्रिक्शन में आते हैं, दोनों ही डायनेमिक फ्रिक्शन में आते हैं। चलो देखते हैं बुक को। सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सच एज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने बताया था, इट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज फोर्स्ड टू मूव अलोंग ए सरफेस बट मूवमेंट डज नॉट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस पे, इसको पुश किया गया बट मूवमेंट शुरू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। वाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। बिकॉज ये जो सरफेस है और ये जो बॉक्स है, इन दोनों सरफेस के बीच में, दोनों सरफेस से फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। दैट फ्रिक्शन इज अपोजिंग, ठीक है। एज ए रिजल्ट मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। और मूवमेंट कब होगा? अगर हम जो जितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज हेयर, जितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है इन सरफेस के बीच में, उससे ज़्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली द मूवमेंट विल बी स्टार्ट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, एंड दैट इज द रीजन कि वी हैव टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ फोर्स जस्ट टू गिव द पुश टू दिस ब्लॉक, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। लेट्स रीड दिस। स्टैटिक फ्रिक्शन इज बिटवीन 2 और मोर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रेस्टिंग ऑन ए सरफेस। ऑफ कोर्स देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहे हो, ओके, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर बॉक्स रखा हुआ फ्लोर पे, दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। So without this static friction, your feet would slip out and it makes difficult to walk. It prevents objects from sliding down on slope surface. So देखिए अगर हम भी खड़े होते हैं तो हम because we are standing because of the static friction. देखिए फ्रिक्शन को हम हिंदी में घर्षण भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। या कई बार आप देखा होगा कि स्लोप है, स्लोप पे भी कुछ चीज़ें रखी हुई बट स्टिल दे आर एट देयर पोजिशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है उनका ये मूवमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एंड इट्स 2 टाइप। किसी बुक में स्टेट में इसको 3 टाइप बता दिया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। बट हमारी बुक में जो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें इनको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सो डायनेमिक फ्रिक्शन वो है अकर्स व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर एंड रब टुगेदर। देखिए रिलेटिव का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे आर मूविंग रिलेटिव, मतलब एक के रेफरेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है उसको बोलते हैं रिलेटिव, तो तभी ये जो डायनेमिक फ्रिक्शन है ये क्रिएट होगा। और जो पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई यहाँ पे कोई स्लाइड कर रहा है, एक व्यक्ति स्लाइड कर रहा है, वो इनको वियर करके स्लाइड कर रहा है, बट कुछ टाइम के बाद उसका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्लाइड। ये जो फ्रिक्शन यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसका मूवमेंट यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। सो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इट इज़ द फ्रिक्शन विच एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्लाइड्स। जब वो ऑब्जेक्ट स्लाइड्स कर रहा होता है और रब ओवर द सरफेस, ठीक है, यानी कि वो चीज़ मोमेंटम में है, ठीक है। या मैं दूसरे इसी बॉक्स को लेता हूँ, अगर इस बॉक्स को एक बार हमने पुश कर दिया, वी हैव पुश्ड इट वंस एंड इट स्टार्ट गेटिंग मूवमेंट, इसने मूवमेंट ले लिया, और मूवमेंट ले लिया, लेकिन हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप्स अगेन, फिर से वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। रिलेटिव मूवमेंट जो इनका हो रहा है वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन इट कम्स एट रेस्ट, ठीक है। सो ये था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बताया गया है कि इट इज़ वीकर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स भाई जो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, और यही कारण है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एक सेम बॉक्स है, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, लेकिन इनिशियली उसको पुश करने के लिए वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फोर्स, वेयर एज एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो उसको मोमेंटम में रखने के लिए वी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। शुरू करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत थी, लेकिन एक बार मूवमेंट शुरू हो गया तो उस मूवमेंट को रखने के लिए, जारी रखने के लिए, कंटिन्यूटी रखने के लिए हमें फोर्स कम जरूरत पड़ेगा। दैट मीन्स इट इज़ वीकर। व्हाट इज़ वीकर? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज वीकर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखा हुआ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। ऑफ कोर्स भाई जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उससे वियर एंड टियर का मतलब होता है कि बेटा डैमेज होना, कोई चीज़ डैमेज होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी अपनी मशीन्स हैं जहाँ पे इस तरह का स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, सो वहाँ पे लुब्रिकेंट्स का यूज होता है, ग्रीस का यूज होता है, और तमाम तरह के जो लुब्रिकेंट्स हैं उनका यूज होता है। अब बात करते हैं लास्ट फ्रिक्शन, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन के लिए मैंने आपको चक्का वाला एग्जाम्पल दिया था, पहले इसको पढ़ते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज ए फोर्स that slows down the motion of a rolling object। भाई क्या है, यहाँ पे एक चक्का है, व्हील है, या चलो हम साइकिल पे ही बैठे हैं, हमने साइकिल को पैडल मारना छोड़ दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद और कुछ डिस्टेंस के बाद साइकिल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? कि वहाँ पे जो एक रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, अपने साइकिल के जो टायर हैं उन पे एक रोलिंग फ्रिक्शन काम करना है। मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ा सा विंड फोर्स भी काम कर रहा है, बट विंड फोर्स बहुत कम होता है, बट यहाँ पे जो उस चीज़ को रोक रहा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन, है ना भाई, ठीक है। सो इट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रोलिंग ओवर ए सरफेस, इट इज़ मच वीकर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है बेटा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी वीक होता है। सो सबसे स्ट्रांग हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे जो वीक है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। बेसिकली इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, ओके, अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ व्हील एंड ग्राउंड और सरफेस, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो फ्रिक्शन को एक बार फिर से बताता हूँ, आपकी बुक के हिसाब, अपनी बुक के हिसाब से देखें तो फ्रिक्शन इज रेसिस्टेंस टू फॉरवर्ड मोशन। बहुत सिंपल है, फ्रिक्शन क्या है? फॉरवर्ड मोशन पे एक रेसिस्टेंस है, वो हमारे फॉरवर्ड मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन एक फोर्स है दैट इज क्रिएटेड व्हेन एवर टू सरफेस मूव और ट्राई टू मूव। देखिए अक्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के संदर्भ में, एक दूसरे के रेफरेंस में, है ना। जब टू सरफेस मूव कर रहे हैं या मूव करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो एक फोर्स क्रिएट होता है उनके सरफेसेस के बीच में, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन हमेशा फॉरवर्ड मोशन को अपोज करता है। बहुत सिंपल लिखा है। नहीं तो भाई अगर ऐसा नहीं होता तो एक बार हमने साइकिल को पैडल मार दिया तो साइकिल आगे चलती रहनी चाहिए थी, बट वो यूनिवर्स रूल के खिलाफ हो जाता है अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने जाना है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया आपको। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि ये बॉक्स है, अब हमने यहाँ पे फोर्स लगाया था,
लेकिन लगाने के बाद भी बॉक्स मूव नहीं हो रहा था, जबकि न्यूटन का लॉ कहता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करें तो भाई चीज़ मूव होनी चाहिए, है ना। सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, सॉरी मैं बाद में चीज़ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण ही वो चीज़ मूवमेंट में नहीं आ रही है। यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ ये ऑलरेडी स्लाइड हो रही है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में स्लाइड होती रहनी चाहिए, लेकिन वो रुक जाती है। यहाँ पे भी न्यूटन का नियम काम नहीं कर रहा, दैट मीन्स यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे न्यूटन का लॉ ये भी बोल रहा है कि जब तक भी कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वही बेटा फ्रिक्शन है, और इस चक्के के केस में भी ऐसे ही हो रहा है, व्हील के केस में भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली फ्रिक्शन को जाना हमने, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को जाना। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। भाई जो फ्रिक्शन है इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, दोनों ही हैं। अब बुक्स को दोनों को मिक्स करके दिखाया गया है ना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन स्पोर्ट्स। अब चूंकि हम फिजिकल एजुकेशन वाले हैं तो हमारी बॉडी से कितना ये फ्रिक्शन रिलेटेड है और स्पोर्ट्स में इसका कितना इफेक्टिव है, कहाँ कहाँ ये स्पोर्ट्स में अप्लाई हो रहा है। लेकिन पहले जानते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए इसमें पहले लिखा है कि हेल्प्स टू मूव, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन के कारण ही है वी आर एबल टू मूव। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वी कांट। देखा होगा आपने कई बार किसी सरफेस पे ऑयल गिर जाता है या कोई और लुब्रिकेंट गिर जाता है तो हम चल नहीं पाते, बल्कि हम स्लिप होके गिर जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वी आर एबल टू मूव। लिखा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स टू मूव द ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन। इट हेल्प्स इन रनिंग, वॉकिंग विद फ्रिक्शन ऑफ फीट, शूज ऑन सरफेस। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वी आर एबल टू रन, ठीक है, अदरवाइज वी विल लूज अवर कंट्रोल एंड विल फॉल ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट है स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स जो हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करें तो एक बॉल को हमने किक लगाया, लेकिन एक बॉल सर्टेन डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। सो ऑफ कोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने के लिए भी इसकी एडवांटेज बनती है। देखिए एक सेंटेंस लिखा है हमारी बुक में बेटा, ठीक है, होल्ड और ग्रिप ऑन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम एक पानी की बोतल या ग्लास या चाय के कप को उठाते हैं तो वो पॉसिबल होता है फ्रिक्शन के कारण ही, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वी आर एबल टू होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। या हम बॉल को भी पकड़ते हैं तो बेटा वो फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल होता है। इसको पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन द रिजेस ऑफ स्किन ऑफ आवर फिंगर्स एंड पाम इनेबल अस टू ग्रैस्प एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। बहुत सिंपल लिखा है। आगे बात करते हैं मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट। भाई ये इसकी डिसएडवांटेज होगी कि भाई एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन कैन मेक द जॉब मोर डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स ये इसकी डिसएडवांटेज होगी कि हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मूवमेंट को डिफ़िकल्ट बनाता है, और कई बार आगे भी पढ़ेंगे कि वियर एंड टीयर भी हो जाता है। तो एक्सेस फ्रिक्शन कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू स्लाइड अ बॉक्स। ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स उनके सरफेस के बीच में क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मूव करने में। अक्रॉस द फ्लोर, वॉक थ्रू डीप स्नो, ठीक है। वेस्ट ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स ये भी हमें मालूम है कि भाई एक्सेस फ्रिक्शन मींस एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। दस एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो जाती है फ्रिक्शन। वैसे भाई एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है, कन्वर्ट हो जाती है। जब भी हम किसी बॉक्स को, यहाँ पे बुक में बताया नहीं गया है कि जैसे हम बॉक्स को ये एक स्लाइड करते हैं तो वहाँ पे जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे समझने के लिए ठीक है कि वेस्ट ऑफ एनर्जी, एक्चुअली हमारी एनर्जी तो वेस्ट ही हो गई कि हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है जस्ट टू ब्रेक द फ्रिक्शन, ठीक है। प्रोड्यूसस हीट, यहाँ पे बात कर दी। देखो मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा भी आया है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। थस द एनर्जी दैट इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इन ट्राइंग टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज रियली टर्न टू हीट एनर्जी, जिसके बारे में मैंने बता दिया। चलो, और एक डिसएडवांटेज इन्होंने बताई है बेटा, वो है वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है डैमेज करना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं डैमेज करना, फट जाना। ड्यू टू फ्रिक्शन
देयर इज वियर एंड टीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लुब्रिकेंट जो होते हैं इज यूज टू अलाउ पार्ट्स टू मूव ईजियर, मोर ओवर प्रिवेंट्स वियर एंड टीयर। जो लुब्रिकेंट्स हैं जैसे ग्रीस हो गई या ऑयल हो गया, वो क्या करते हैं, जो पार्ट्स हैं, मशीनों के पार्ट्स हैं, उनको इजीली मूव करने के लिए बनाते हैं। मोर ओवर प्रिवेंट्स वियर एंड टीयर, और उनका वियर एंड टीयर या डैमेज रोकते हैं। लेकिन ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में जो बेटा ज्वाइंट्स हैं, वहाँ पे भी फ्रिक्शन होता, लेकिन उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उसमें एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड्स बोलते हैं। हमारी बुक में नहीं बताया गया है यहाँ पे, बट वहाँ पे भी एक तरह का ये फ्लूइड है जो कहीं ना कहीं इस फ्रिक्शन को मतलब ना होने से बचाता है। जो फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड्स, क्योंकि ज्वाइंट्स में फ्रिक्शन हो सकता है। ज्वाइंट्स का मतलब है कि 2 और 2 से ज़्यादा बोन वहाँ पे ज्वाइंट्स में होती है, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट्स का जो आर्टिकुलेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। और जो लास्ट है, कीप्स द ऑब्जेक्ट एट पोजिशन बाय फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस एट पोजिशन। ये इसकी एडवांटेज हो गई कि भाई हम किसी आइटम या ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सो इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। नहीं तो कोई भी चीज़ वो वहाँ पे रखी नहीं रहती। जैसे हमने एक चेयर को फ्लोर पे रख दिया तो वो इसलिए पॉसिबल इसलिए रखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, या हम एक जगह पे खड़े होते हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स में कुछ इसकी एडवांटेज है, हम अब स्पोर्ट्स रिलेटेड पढ़ेंगे कि हाँ स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन का क्या रोल है। पहले हम इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज एन इम्पोर्टेंट फोर्स in every sports activity and it is the deriving force for most of actions in sports। देखिए फ्रिक्शन के बिना स्पोर्ट्स पॉसिबल होगा ही नहीं। अब हम पुल करते हैं किसी को, तो पुल किससे पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब हम किसी को पुश कर रहे हैं बेटा, सो इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। या हम रनिंग कर रहे हैं, सो इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा रहा है। इवन इफ यू आर होल्डिंग ए बॉल, इट्स, ठीक है, कोई गेंद या बॉल को हम होल्ड कर रहे हैं, या इवन हॉकी स्टिक्स को ही हम होल्ड कर रहे हैं, क्रिकेट बैट को हम होल्ड कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ओनली, अदरवाइज वी कुडंट, हम कर नहीं पाते ऐसे। चलो इस बुक इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो फ्रिक्शन इज एन इम्पोर्टेंट फोर्स इन एवरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड इट इज़ द डिराइविंग फोर्स फॉर मोस्ट ऑफ एक्शंस इन स्पोर्ट्स। लोकोमोशन, बेटा लोकोमोशन का मतलब होता है गतिमान। Locomotion requires frictional force, so the shoes we wear are specially designed to provide proper frictional force between our feet and the supporting surface। देखिए आपने देखा होगा जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई जो हॉकी प्लेयर हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ शूज़ पहनते हैं, या फुटबॉलर होते हैं वो स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं। वाई, वो इसलिए पहनते हैं कि ताकि उनको प्रॉपर फ्रिक्शन मिले। अगर वहाँ पे अगर वो शूज़ नहीं पहनेंगे, स्पाइक्स वाले शूज़ नहीं पहनेंगे, स्टड वाले शूज़ नहीं पहनेंगे, तो दे विल डेफिनेटली लूज देयर कंट्रोल। वहाँ पे उनको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, अपना कंट्रोल लूज करेंगे और गिर जाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए खेलना। सो इन मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ द प्लेयर्स यूज लाइक जोगर फॉर नॉर्मल प्ले फील्ड, ठीक है, जिसको हम जोगर बोलते हैं। स्पाइक्स इन एथलेटिक्स जो स्पाइक्स पहने जाते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो एथलेट्स होते हैं वो स्पाइक्स पहनते हैं। स्टड्स इन फुटबॉल प्लेयर होते हैं बेटा, वो स्टड्स वाले शूज़ पहनते हैं ना, देखा होगा आपने, यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको, देखिए पिक्चर में। क्रिकेट शूज़ इन क्रिकेटर भी होते हैं, वो स्पेशल काइंड ऑफ शूज़ बोलते हैं। हॉकी शूज़ इन हॉकी, बैडमिंटन शूज़ इन बैडमिंटन एक्सेट्रा। प्रोवाइड लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स फॉर ग्रिपिंग और सरफेस। कुल मिला के समरी यही है कि इस तरह के शूज़ पहनने का मकसद साफ है कि ताकि उनको अच्छा फ्रिक्शन मिले, स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन मिले। दे हैव स्पेशलाइज्ड सोल्स एंड डिजाइंस फॉर प्रोवाइडिंग लार्ज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब होता क्या, उनके जो सोल होते हैं बेटा उनके शूज़ के, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि प्रोवाइडिंग लार्ज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ज़्यादा उनको फ्रिक्शन मिले। दस गुड मूवमेंट ऑफ प्लेयर्स ऑन द प्ले फील्ड डिपेंड अपॉन द शूज़। ये शूज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर किसी ने प्रॉपर शूज़ नहीं पहने, जिसको हम पीपीई भी बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर में आते हैं बेटा शूज़, गार्ड्स जितने होते हैं, हेलमेट्स। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम मैदान में उतरें, हमारा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव जो गियर्स हैं, जो पीपीई है, जो हमारे क्लोथ्स गार्ड्स हैं, वो हम प्रॉपर पहने। जिस स्पोर्ट्स के लिए जो भी किट चाहिए वो हमें पहनना है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग एंड पुशिंग। मैंने पहले भी बात की थी कि इन बोथ द केस भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स।
It is not possible to pull someone or push someone without frictional force, which is common in most of our activities. Friction is also required for gripping. Of course, thus grip tapes are also used in cricket bat. भाई जो क्रिकेटर होते हैं ना, आपने देखा होगा जब when they are gripping, जो ग्रिपिंग जहाँ पे ग्रिप करते हैं वहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ टेप वो पेस्ट कर देते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छी हो. ग्रिप अच्छी कब होगी? ताकि उनके हाथ स्लिप नहीं हो. बट बहुत रेयरली आपने देखा होगा, कभी कभी देखा होगा. आई थिंक जितना मैं जानता हूँ, एक बार जो हमारे कैप्टन साहब धोनी थे, उनका एक बार एट द टाइम ऑफ बैटिंग उनका बैट हाथ से, मतलब व्हेन ही वाज जस्ट हिटिंग अ बॉल, तो हाथ से बैट बेसिकली स्लिप होके गिर गया था. सो वो क्यों हो गया था कि वहाँ पे उनकी ग्रिप ठीक नहीं थी, या उनके स्वेटिंग आ गया था, स्वेट आ गया था जिसने उनके जो फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर दिया था. तो हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है. जैसे हॉकी स्टिक्स, बैडमिंटन रैकेट, टेनिस रैकेट एक्सेट्रा, सब में आपने देखा होगा जहाँ पे हम होल्ड करते हैं तो एक स्पेशल सा काइंड ऑफ टेप वहाँ पे होता है. उसका पर्पज़ यही है कि जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो इनफ हो. ठीक है, तो हमने आज ये कवर किया. वीडियो अपना काफ़ी लेंथी हो रहा है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बिना एनी टेक्निकल फंडाज के, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में, सेंटेंस में लिखा हुआ है अपना फ्रिक्शन के बारे में. और मोटो ये है कि जब हम स्पोर्ट्स खेलें तो स्पोर्ट्स में जो फ्रिक्शन का कितना रोल है. सो हम अपना प्रॉपर गियर पहने, स्पेशली शूज़ प्रॉपर पहने, ग्रिप ठीक से लें, वेदर इट इज़ क्रिकेट बैट और बॉल, है ना, सब फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि हम अपनी इंजरीज़ को रोकें, है ना, और हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम द इंजरीज. ठीक है, यही सब है इसके बारे में. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव ए ग्रेट डे.